नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए बायोलॉजी के सेक्शन में हम लोग न्यूट्रिएंट्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था स्टार्ट न्यूट्रिएंट्स चैप्टर को, यानी कि पोषक तत्व को, जिसमें हमने ये जाना कि सबसे पहले जो आप न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब ये था कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या होते हैं, दो पार्ट में बायोलॉजी को बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। मतलब जूलॉजी मतलब वो हो गया जिसमें आप अपने पूरे ह्यूमन के सिस्टम के बारे जान रहे होते हैं कि कैसे आपकी बॉडी का निर्माण हुआ है, आपके बॉडी में कैसे सारी चीज़ें फंक्शन, यानी कि जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी जैविक क्रियाएं, मतलब ये है कि जो डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, एक्सक्रीशन कैसे चीज़ें हो पा रही है, आपकी पूरी स्ट्रक्चर बॉडी के, इन सभी चीज़ों के बारे आप जो पढ़ रहे होते हैं जूलॉजी में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना। और फिर आप बायोलॉजी में ही आप एक टर्म पढ़ रहे होते हैं बॉटनी, यानी कि जिसमें आप पूरे प्लांट सिस्टम के बारे जान रहे होते हैं, यानी कि पादप जो चीज़ें होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे, उसमें कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी के बारे समझ रहते हैं, प्लांट में कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग बॉटनी में पढ़ रहे होते हैं। तो अब आपने ये सुना कि हमने पढ़ा सर जूलॉजी, जूलॉजी में जिसमें क्या करते हैं, हम अपने पूरे ह्यूमन सिस्टम के बारे जान रहे होते हैं। तो उसमें आपने जो बोला जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो उसमें आपकी जो बॉडी की निर्माण हो रही होगी, पूरी जो भी कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है, उसको हम एक सेल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ रहे होते हैं जितने भी आपके बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस जो हो रही होती है, उसके पहले आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को खा रहे होते हैं, यानी कुछ चीज़ों को इनटेक करते हैं, सेवन करते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग सबसे पहले कवर कर रहे हैं। काफ़ी ही थोड़ा सा लंबा टॉपिक ये हो जाता है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाती है, और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कहा जाए तो इसलिए हमने जाना कि न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए क्या है, हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकताएं होती है, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ें अगर बॉडी बिल्डिंग हो रही है, यानी कि कुछ चीज़ का हमारे बचपन, आप बच्चे हैं, बच्चे से कैसे 5 साल में आपके अंदर इतना डेवलपमेंट होता है, तो क्या क्या चीज़ें आपको सेवन करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। और फिर उसी दौरान हमने जाना कि न्यूट्रिएंट्स में दो पार्ट हमने रखा, एक तो माइक्रो और एक रखा मैक्रो, ठीक है ना। मतलब कि किस न्यूट्रिएंट्स को हमें बहुत ज़्यादा खाना होता है या फिर किन्हें हमें बहुत कम खानी होती है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अल्प और बहु, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें कैटेगराइज करते हुए, चीज़ों को आगे बढ़ते हुए, हमने ये देखा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे समझे चीज़ों को। फिर कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे हमने जाना। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो न्यूट्रिएंट्स है, जो क्या था आपका एक एनर्जी मॉलिक्यूल से, जिससे हमें क्या मिल रही थी, ऊर्जा मिल रही थी। फिर हमने उसके बाद डिस्कशन क्या की, प्रोटीन के बारे, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, यानी कि जिससे आपकी पूरी बॉडी का निर्माण हो रहा होता है। और हमने ये कहा कि सबसे अधिक प्रोटीन की जो आवश्यकताएं होती है किससे होती है, चिल्ड्रेन को या फिर अडल्ट को। तो हमने कहा चाइल्ड को, जिसमें अभी आप जैसे कि 5 साल के बच्चे को देखिए और फिर 5 साल के बाद उस बच्चे को देखिए, यानी कि जब वो 10 साल का हो रहा, और अभी आपकी जैसे कि 25 साल हो रहा है, और अब आपका 25 साल के बाद 5 साल के होंगे तो आप 30 साल के हो जाएंगे। तो उस 5 साल के बाद उस बच्चे में जो 10 साल के जो बच्चे को आप देख रहे होंगे, उसमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और आप में क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे तो उस बच्चे में काफ़ी ज़्यादा आपको क्या मिल रहा होगा, वैरायटी या वेरिएशन या फिर डेवलपमेंट ग्रोथ, बहुत ही चीज़ें का आपको डिफरेंस देखने को मिल रही होगी कंपैरेटिवली उस एडल्ट में। क्यों? क्योंकि बच्चे में ही प्रोटीन की नीड बहुत ज़्यादा होती है, और इस दौरान उसमें काफ़ी सारी चेंजेस, इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को प्रोटीन एकदम प्रचुर मात्रा में देनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो फिर अब हम लोग प्रोटीन को आगे कंटिन्यू, थोड़ा सा बचा हुआ था, उसमें हमने ये कहा था कि प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, आपकी अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड कहने का मतलब ये था कि हमारे, अगर बात की जाए टोटल हमारे बॉडी में कितने अमीनो एसिड होते हैं, तो 20 अमीनो एसिड होते हैं। जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, तो आपका एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम अमीनो एसिड को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। यानी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के बारे में अब हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद आज ही हम लोग विटामिन में भी इन कर चले जाएंगे, और विटामिन ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो विटामिन आधा आज और कल पूरा विटामिन हम लोग खत्म करने की, मतलब कि एक क्लास और लगेगा आपका न्यूट्रिएंट चैप्टर में। 5 क्लासेस में हमने टारगेट भी रखा था कंप्लीट करने की। चलिए उसके बाद
अब एक चीज़ ये है कि अभी तक अगर आपने साइंस में देखिए, हमने अभी ऑफर रखा है, आप जरूर इनरोलमेंट लीजिए। और ये कंटेंट अभी आपका ये यूट्यूब पर भी मैं डालूंगा, पूरा न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में बायोलॉजी आपका कंप्लीट यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर आप आपको अगर लगता है कि वाकई ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, ना ही केवल आप जेएसएससी तक सीमित रहें, आप जेपीएससी की तैयारी करें या फिर बीपीएससी की तैयारी करें, तो आप वहाँ का पेपर उठाइए, देखिए न्यूट्रिएंट से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, ठीक है ना। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी से भी जुड़ सकते हैं। साथ के साथ सचिवालय सहायक के लिए हमारे लिए, आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म में, इसी प्लेटफॉर्म में आपका टेस्ट सीरीज भी चल रही है। 5 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गए, इस संडे को 6ठा टेस्ट सीरीज लाइव हो जाएगा। टोटल 20 टेस्ट सीरीज है, और भी कुछ चीज़ें मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ टेस्ट सीरीज के ही रिगार्डिंग और आपकी तैयारी के भी रिगार्डिंग, और कैसे आप 40 से 45 दिन में इन साइंस को पूरा कवर कर सकते हैं। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए, जो नहीं कर पाए हैं या जो करना चाहते हैं, ठीक है ना। देखिए, चीज़ें अगर आपके पास सब कुछ है, यूट्यूब पर भी सारी कोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास किताबें भी हैं, लेकिन चीज़ें हमें सिस्टमेटिक वे में और एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे कि अब आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड और सिस्टमेटिक वे में सिक्वेंसली अरेंज है, बस आपको पढ़ते चले जाना। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को देखिए, हमने क्या कहा था कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे मतलब कि जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि 20 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं। अब ये अमीनो एसिड जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मतलब कि टाइप्स, अमीनो एसिड के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि तात्विक अमीनो अम्ल, और एक हो गया अतात्विक अमीनो अम्ल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसेंशियल है यानी कि ये अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे हम बात कर रहे होंगे। अगर 20 है यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल कितना अमीनो एसिड बनेगा, 20, क्योंकि हमारे बॉडी में कितने अमीनो एसिड मिलते हैं, तो 20 मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि तात्विक अमीनो अम्ल की, तो वैसे अमीनो मतलब कि वैसे अमीनो एसिड जो हमें भोजन से मिलते हैं, आप मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में सोच रहे हो कि सर ये हमें कैसे मिलेगी, ठीक है ना। तो आप क्या खाना खाएंगे जिससे आपको ये अमीनो एसिड प्राप्त होगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले ये जानिए कि वो अमीनो एसिड, ठीक है ना, जो हमें भोजन से मिलते हैं, टेकन फ्रॉम डाइट, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अब इसका मतलब ये फिक्स है कि आपको वो डाइट क्या करना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, जिससे ये आपको एसेंशियल अमीनो एसिड की बॉडी में पूर्ति हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड की नंबर आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो याद रखना टोटल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे, मतलब हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। बाहर से लेने का मतलब क्या होते हैं, आप लोग डाइट के थ्रू, ठीक है ना, भोजन के थ्रू क्या करते हैं, आप इस एसेंशियल अमीनो एसिड की पूर्ति करते हैं, यानी कि कंप्लीशन आपकी जो एसेंशियल अमीनो एसिड की होती है, कैसे रिक्वायरमेंट, तो इस 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की जो रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे क्या करते हैं, डाइट के थ्रू कंप्लीट करते हैं अपने बॉडी में। नेक्स्ट, जो दूसरा टाइप है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि जो अतात्विक अमीनो अम्ल जिसे हम हिंदी में कहेंगे, ये जो होता है ना, ये सेल्फ सिंथेसाइज्ड होता है, मतलब ये हमारे बॉडी में स्वयं ही निर्माण होता है, मतलब हमारा बॉडी स्वयं ही इस नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो टोटल इसकी संख्या कितनी है, तो टोटल 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमारा बॉडी सेल्फ क्या करता है, सेल्फ मेकिंग करता है, ठीक है ना। यानी समझिए, तो इसका प्रोडक्शन करने वाला कौन है, 11 ऐसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसका हमारा बॉडी खुद ही क्या करता है, इसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। तो संख्या भी याद रखना, 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और 9 कितने हो गए आपके एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो प्रोटीन का जो सोर्स है, यानी कि आप, अब प्रोटीन का सोर्स यानी कि जो चीजें आप खाएंगे, अगर आप खाएंगे तो कौन सा अमीनो एसिड आपको मिल रहा होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो आपका बॉडी ही क्या कर रहा, बना रहा होता। तो इस अमीनो एसिड की पूर्ति कैसे होगी, तो आपको जो खाने में, डाइट में जो मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि जितने भी मांस हो गए, यानी कि मीट, आपका एग हो गया, पल्स, अब जितने नॉन वेज वाले नहीं है तो वो क्या करेंगे, दाल खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, मशरूम खाएंगे, उनसे आपको जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की क्या हो पाएगी, रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी, ठीक है भाई। आगे करते हैं चीज़ों को।
देखिए यहाँ एक शब्द मिल रहा पेप्टाइड। अभी आपने देख लिया अमीनो एसिड के टाइप्स, क्योंकि हमने कल बताया था कि प्रोटीन का अगर मोनोमर पूछा जाए तो क्या होता अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन जो आपने लिया, ठीक है ना, जैसे मीट खाया या अंडा खाया तो आपके बॉडी में क्या आई, प्रोटीन आई। तो वो प्रोटीन का फाइनल जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, यानी कि फाइनली जब उसका ब्रेक डाउन होने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बन रहा होगा डाइजेशन के बाद, वो क्या होगा, आपका अमीनो एसिड होगा। यानी ऐसे अमीनो एसिड कितने, 20 ऐसे अमीनो एसिड जब मिलेंगे तब आपका एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो अमीनो एसिड के टाइप्स हमने जब जाना तो इसके दो टाइप्स हमने देखे, एक हो गया आपके एसेंशियल अमीनो एसिड और एक हो गया आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड हमने 9 देखे और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमने 11 देखे। तो वो चीजें, यानी कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड की बात की, हमें कैसे मिलेगी, थ्रू डाइट, यानी कि खाने से, यानी कि भोजन से मिलेगी। वो चीजें हमने आपको बता दी। अब देखिए, जब आपने क्या कहा कि 20 अमीनो एसिड मिलेंगे, यानी जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जब मिलते हैं तो एक इंटरमीडिएट, यानी कि जो बीच में जो होता है ना, एक आपका फॉर्मेशन होता है, एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग नाम बोलते हैं पेप्टाइड की। तो पेप्टाइड आप बहुत बार किताबों में पढ़े होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि होता क्या। देखिए जो अमीनो एसिड है, ठीक है ना, जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो इंटरमीडिएट, जैसे होता है ना कि आप यहाँ से चले घर से आप स्कूल जाने के लिए, तो बीच में एक कोई होता है, एक स्टॉल होता है, वहां रुकते हैं। तो उसी प्रकार जो बीच में एक, यानी कि इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये जब, तो आप समझ गए पेप्टाइड क्या होगा, जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिले तब क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग पेप्टाइड कहते हैं। और जब एन टाइम्स ऑफ पेप्टाइड जब आपस में जुड़ती है तब आपकी क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती है। और यही पॉलीपेप्टाइड को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन का नाम देते हैं, ठीक है। इसे ही पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का नाम देते हैं। तो भाई ये चीजें क्लियर हो गई। तो हमने क्या कहा, पेप्टाइड का मतलब हमने ये बताया कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड। और जब n नंबर्स ऑफ पेप्टाइड आपस में मिलती है, ठीक है ना, मैंने कहा n नंबर्स ऑफ पेप्टाइड जब आपस में मिलती है, और यहाँ हमने कहा 20 अमीनो एसिड मिलते हैं जब आपस में। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिले तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, ये एग्जाम का पूछा गया सवाल है दोस्त, तो पेप्टाइड बनता है। और जब n टाइम्स ऑफ पेप्टाइड मिलेगा तो आपका पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बनेंगे, और जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनते हैं उसे ही हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल ये भी पूछा गया, कई बार एग्जामिनेशन रेलवे में भी पूछा है, एसएससी ने भी पूछा है, जो बॉन्ड होता है अमीनो एसिड के बीच, जब बहुत, मतलब कि मैंने कहा ना भाई n टाइम्स ऑफ अमीनो एसिड, या फिर बोल सकते हैं जब 20 अमीनो एसिड आपस में मिले तो बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का क्या नाम होता है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। अब देखिए एक ऐसा आप ये भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि जो चावल होता है उसमें आपका कोई भी प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए, मतलब आप चावल खा रहे हैं उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता। और सबसे ज़्यादा अगर भेज में पूछा जाए तो सोयाबीन में, ठीक है ना। कहा जाता है कि 100 ग्राम अगर सोयाबीन, मतलब कि अप्रॉक्स में चीज़ें बोल रहा हूँ दोस्त, आप गूगल करिएगा तो शायद कुछ और मिल जाए, किताबों में कुछ और मिल जाए, लेकिन एक अप्रॉक्स में बात कर रहा हूँ कि जो सोयाबीन होता है ना, सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। और 100 ग्राम सोयाबीन अगर आप खा रहे हैं मतलब अप्रॉक्स आप 40 ग्राम, अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ 40 ग्राम आपकी प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। और एक डे में हमें कितना चाहिए होता है, एक दिन में हमें 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर है। अब देखिए प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है ये कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन मैंने यहाँ इसीलिए रखा, मैंने कहा ना सिस्टमेटिक वे में पढ़ना। अगर प्रोटीन चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन वहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोटीन का मेन पार्ट यहाँ पढ़े तो प्रोटीन का क्वेश्चन बनेगा तो आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो आप प्रोटीन खाएं आपने, उसका डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले स्टमक में होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पार्शियली मतलब पूरा इसका ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है ना। फिर फाइनली इसका पूरी तरह से इसका जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होती है, ठीक। अब ये जो डाइजेशन या फिर इसका जो ब्रेक डाउन करता है, हमने कहा था कि कुछ क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, कल ही हमने बताया था आप इंजाइम्स के बारे में भी, या फिर कुछ जूस होते हैं। तो वो आपको नाम याद रखना है कि जो आपके स्टमक में होता है पेप्साइन एंजिम, ठीक है ना, सॉरी पेप्सिन एंजिम होता है, एंजाइम होता है। ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है आपके स्टमक में इस प्रोटीन का क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है। और जब पार्शियल डाइजेशन होने के बाद, मैंने एक एग्जांपल जैसे आपको समझाऊं कि आपने प्रोटीन लिया, ठीक है ना, ये रहा आपका प्रोटीन, ठीक है, आपने माउथ से इनटेक किया, जब ये आपके कहाँ आ गया, ये आपका स्टमक है, इस स्टमक में जब आया तो यहाँ पर एक एंजाइम आया पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, इसने इसका क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। तो ये पार्शियल डाइजेशन हुआ। अब ये क्या हुआ, आपके कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में आ गए। तो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जो इसका पूरी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, किस फॉर्म में, अमीनो एसिड के फॉर्म में।
तो आपसे पूछता है कि जो स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है उस एंजाइम का नाम बताइए, तो पेप्सिन एंजाइम। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो आपका प्रोटीन गया पार्शियल डाइजेस्ट होने के बाद, तो वो कंप्लीटली जो डाइजेस्ट होता है प्रोटीन आपके कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये भी याद रखना, इसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। हमने क्या कहा कि आपने प्रोटीन खाया, इसका डाइजेशन हमारे बॉडी में या हमारे अंग, बॉडी के कौन कौन से अंग या कौन कौन से ऑर्गन में होता है, तो सबसे पहले इसका स्टमक में होता है, पार्शियल होता है, ठीक है। और पूरी तरह से इसका डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। स्टमक में कौन सा एंजाइम आकर किसको ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, तो आप बोलेंगे पेप्सिन एंजाइम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पूरी तरह से डाइजेशन करने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। मिल्क का जो डाइजेशन होता है, अच्छा, जो मिल्क आप जब पीते हैं, ठीक है ना, तो इसको डाइजेस्ट, जो मिल्क आपका डाइजेस्ट होता है उसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो रेनिन एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, मिल्क का डाइजेशन जो होता है रेनिन एंजाइम के थ्रू होता है, ठीक है, रेनिन एंजाइम हेल्प करती है। अब प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो इससे कई सारे डिजीज भी होते हैं, उसका नाम भी आपको याद रखना है। कि पहला आपको याद रखना है क्वासी ऑर्कर, ठीक है ना। अगर आपको इसकी डिफिशियंसी हो जाती है प्रोटीन की, तो जो आपको डिजीज होने की चांसेस है उसमें आपका पहला डिजीज है क्वासी ऑर्कर। या मेनली बच्चों में होती है, 4 से 5 साल के बच्चे में क्या होता है, भूख लगना बंद हो जाएंगे, हेयर फॉल हो जाएगा, आगे देखते हैं, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, पेट फूलकर बाहर आ जाएगा यानी कि डिस्टेंडेंट एब्डोमिनल, ठीक है ना। तो डिजीज वाला भी सेक्शन, मतलब जो जो चीज़ें प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, फैट से होने वाली कमियां से जो डिजीज उसको भी यहाँ रख दिया हमने। अलग से डिजीज पढ़नी है, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल डिजीज हो गया, प्रोटोजोआ डिजीज हो गया, फंगल डिजीज हो गया, उसको हम लोग अलग से करेंगे। लेकिन जो प्रोटीन की कमी से, फैट की कमी से, विटामिन की कमी से जो जो डिजीज होंगे उसको हम लोग यहीं पे कवर कर देंगे सिस्टमैटिक वे में, मतलब बात है बस। दूसरा जो डिजीज आपका मैरास्मस, ठीक है ना। ये मैरास्मस डिजीज एक तो हो गया क्वासी ऑर्कर डिजीज प्रोटीन की कमी से। दूसरा, अगर प्रोटीन की कमी अगर होता तो आपको मैरास्मस जो बच्चे में देखने को मिलता है 1 से 2 साल के बच्चों में। इसलिए मैंने कहा प्रोटीन की सबसे आवश्यकताएं अधिक होती है बच्चों में, क्योंकि इसकी कमी से मेनली बच्चे ही क्या होते हैं, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इफेक्टेड जो होते हैं बच्चे ही होते हैं। तो 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें मैरास्मस देखने को मिल सकता है। शरीर में क्या हो जाएंगे, रिंकल, झुर्रियाँ जो आ जाती हैं, स्किन ड्राई होने लग जाएगी, सूख सी जाएगी, फटने लगेगी, खून की कमी होगी। मेंटली फिजिकली बच्चे क्या होते हैं, डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है ना। बोला जाता है कि थोड़ा सा मतलब फिजिकली ठीक नहीं है, ठीक है ना, विकास उनका नहीं होता भौतिक रूप से, मेंटली वो ठीक नहीं हो पाते, तो उनकी कमी होती है, प्रोटीन की कमी। अब कुछ एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हेयर में कैरोटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, नेल में कैरोटीन प्रोटीन, ये दोनों याद रखिएगा साथ में। स्किन में कोलेजन प्रोटीन, और ये वो प्रोटीन है जो सबसे अधिक आपके बॉडी में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर या फिर इन ह्यूमन बॉडी, तो क्या है, कोलेजन प्रोटीन। कहाँ, तो स्किन में। अभी मैं बताऊंगा, अभी विटामिन पढ़ाऊंगा तब। बोन में कौन सा प्रोटीन, तो ओशिन प्रोटीन। मसल में एक्टिन या फिर मायोसिन प्रोटीन, मसल को मांस कहेंगे, मांसपेशियां, बोन को हड्डी, स्किन को त्वचा, मिल्क को दूध। तो मिल्क में कौन सी प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, ठीक है ना। रेनिन आपका एंजाइम जो हेल्प करता है डाइजेशन में। एग में कौन सी प्रोटीन, तो अल्ब्यूमिन प्रोटीन। कैरोट में कौन सी प्रोटीन, तो कैरोटीन प्रोटीन। टोमेटो में यानी टमाटर में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ल्यूकोपिन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट आपके पल्सेस यानी कि जो दाल हो गया, ठीक है ना, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन होती है। और ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी बोला कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कोलेजन प्रोटीन, ठीक है ना। कोलेजन प्रोटीन जो आपके कहाँ होते हैं, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये अंडे का एक फिगर है, जो अंडे का जो छिलका होता है वो आप जो तोड़ के निकाल देते हैं, ठीक है, बॉईल करने के बाद, वो किसका बना होता है, व्हाइट वाला जो छिलका होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट, जो अंदर में जो येलो पार्ट होता है अंडे का, उस जो होता है येलो पार्ट जो होता है उससे वो क्या होता है, जो फैट होता है, ठीक है ना, फैट आपके बॉडी में प्रोवाइड करता है वो। और जो व्हाइट कलर का जो अंडे का पार्ट होता है वो उसमें होता है प्रोटीन, ठीक है ना। ये जो एग आपने देखा अल्ब्यूमिन प्रोटीन, उसी व्हाइट वाला जो लेयर देखते हैं ना अंडे का, उसी में होता है अल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गए, पूरा प्रोटीन याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए प्रोटीन होता है समाप्त। अब बात कर रहे होंगे हम लोग विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन की जब बात कर रही होती है तो आप कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, पहले तो ये माइंड में क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। ये कैसा न्यूट्रिएंट्स है, तो माइक्रो है। माइक्रो मतलब जिसमें हमें क्या होती है, सबसे कम खाने की आवश्यकताएं होती है, विटामिन से लेने की आवश्यकताएं होती है। लेकिन विटामिन में मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, विटामिन सी, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसकी हमारे बॉडी में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्लियर है, याद है, इसमें भी मैंने लिखा।
तो पहला चीज क्लियर हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। ये कैसे बना होता है, तो कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना। कार्बन प्रेजेंट होता है इसमें, इसीलिए कैसे यौगिक है, कंपाउंड है तो कार्बनिक है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मेन फंक्शन पूछ लिया जाए तो इट वर्क एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, कैटलिस्ट मतलब समझ रहे हो, उत्प्रेरक, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक, मतलब कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग करने का काम करेगा, आपके बॉडी में जो बायोलॉजिकली रिएक्शन चल रही है, डाइजेशन हो रही है, उसको इंक्रीज कर देगा, फास्ट कर देगा, तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अभी हम बताएंगे सारे विटामिन के बारे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पे 2-3 सवाल बन जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं और लोगों के बीच, टीचर के बीच भी डाउट बना रहता है, लेकिन मैं अभी क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए विटामिन की खोज किसने की, कई बार फंक भी सही मिला है और कई बार हॉपकिंस भी, लेकिन विटामिन की थ्योरी दी थी हॉपकिंस ने, खोज और नाम पूछा जाए तो कैसिमिर फंक ने किया था, फंक याद रखिएगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में देख लेना कि ऑप्शन क्या है, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, ऑप्शन में आज तक नहीं दिया गया। अगर पूछा जा रहा है डिस्कवर या नाम किसने दिया विटामिन का, तो फंक याद रखिए, और विटामिन की थ्योरी किसने दी है तो हॉपकिंस दिया, हॉपकिंस याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन का खोज किसने किया और ये नाम ऑप्शन में ना रहे और हॉपकिंस रहे, तो हॉपकिंस से टिक करिएगा, तो देख लेना कि कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब चलिए विटामिन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन पे आते हैं, विटामिन के बारे चीज़ों को और क्लियर करते हैं। देखिए, 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी कि जो जल में घुलनशील होते हैं, तो ऐसे विटामिन 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, जो क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। अगर पानी में घुलनशील कहने का मतलब ये है कि ये वो विटामिन है जब तक ये जल में घुल ना जाए तब तक ये काम नहीं करेगी। जैसे कि आपने विटामिन सी लिया है, तो ये जो भी फंक्शन कार्य करेगी आपके बॉडी में तब करेगी जब तक ये क्या होगी, पानी में घुल ना जाए। तो आपके बॉडी में पानी की भी आवश्यकता है, नहीं तो विटामिन सी आप खाते रहिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जब तक वाटर में ना घुलेगी तब तक ये काम नहीं करेगी। अब इट मीन्स वाटर में अगर घुल गई तो यानी कि ये क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये बॉडी के में हमारे क्या होते हैं, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये भी याद रखना है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है यानी विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होता है, ये यूरिन के माध्यम से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ये पॉइंट याद रखना आपको। पूछा जाएगा विच वन विटामिन इज नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, तो विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2 या फिर विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो याद रखना है विटामिन डी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में जो घुलनशील होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में क्या है, अगर आपने अपने बॉडी में विटामिन ए लिया या विटामिन डी लिया या विटामिन ई लिया या विटामिन के लिया, ये क्या होता है, फैट में सॉल्युबल होता है। तो आपके बॉडी में अगर फैट नहीं बन रहा है या फैट है ही नहीं, तो आपने विटामिन ए आपका काम करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जब तक फैट में घुल ना जाए तब तक ये अपना कार्य फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए वैसे विटामिन जो फैट में यानी कि वसा में घुलनशील है यानी कि सॉल्युबल होती है, तब वो विटामिन क्या होती है, क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल होती है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन है यानी ये हमारे बॉडी में क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है ना। फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर इन आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी में कहाँ स्टोर होती है, तो ये भी याद रखना, हमारी लीवर यानी कि यकृत में स्टोर होती है, ठीक है ना। लीवर यानी कि यकृत में स्टोर होती है, ठीक है। इतनी चीजें बातें क्लियर है भाई। तो अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके विटामिन के ऊपर कि कौन सा विटामिन कहाँ कैसे नहीं है, सारी चीजें पे आगे बात करते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में कि टोटल नंबर ऑफ विटामिन, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी में होते हैं, तो टोटल 13 विटामिन होते हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे विटामिन ए होता है, एक विटामिन बी होता है, एक विटामिन सी होता है, एक विटामिन डी होता है, एक विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 विटामिन होते हैं। नहीं, टोटल 13 विटामिन होते हैं। अब जो विटामिन बी होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें विटामिन B1 से विटामिन 12 तक होता है, लेकिन इसमें भी विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10 और विटामिन B11 ये विटामिन नहीं होते, यानी ये 4 को हटा देंगे तो आपका कितना बच गया, इधर कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, और इधर से 4 हटा दिए 12 में तो कितना बचा 8, 8 5 कितना हो गया 13। तो हमारे बॉडी में कितने विटामिन हैं, तो टोटल 13 विटामिन है। विटामिन B1 से लेकर 12 तक होता है, जिसमें विटामिन B4, B8, B10 और B11 ये विटामिन नहीं होते हैं। ये याद रखना है 4, 8, 10, 11, ठीक है ना। 4 का दुगना करेंगे 8, अब 8 में हम 2 और उसके बाद 1, ठीक है, इस तरह से चलेंगे। 4 का दुगना 8, या फिर ऐसे भी डिफरेंस नंबर सीरीज लेके चलिएगा, 4 8 कितना डिफरेंस 4, फिर 4 का हाफ कर देंगे कितना 2, और 2 का हाफ करेंगे तो कितना 1, यहाँ इंक्रीज करते चलना, ठीक है। 4 8 10 11,
ठीक है ना। तो बीच में लॉजिक भी आपका, रीजनिंग लॉजिक भी आपका निकल गया, यहाँ से एक सीरीज निकाल सकते हैं आगे। एक का आधा क्या होगा 0.5, तो यहाँ विटामिन बी क्या आ जाएगा 0.5 यानी कि 11.5, विटामिन बी 11.5, समझ गए ना, लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से बात की जाए। खैर लेकिन ये याद करने का तरीका हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितना 13, ए बी सी डी ई के, जिसमें बी क्या होता है 1 से 12, जिसमें 4 8 10 11 विटामिन नहीं होते। ठीक है भाई, आगे आइए। अब एक एक करके विटामिन देखते हैं। विटामिन ए, तो चलिए विटामिन ए को पूरा खत्म करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले कि अगर पूछ लिया जाए विटामिन ए जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे किस बॉडी के पार्ट के लिए, तो हमारी आंखों के लिए, ठीक है ना। ये आंखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इसकी खोज किसने की है, डिस्कवर किसने की है, तो मैकुलम साहब ने की है। हमारे आंखों में क्या होता है ना, दो सेल होते हैं, यानी दो कोशिकाएं होती है। एक होता है कोन सेल और एक होता है आपका रॉड सेल। देखिए क्या क्या इनके काम होते हैं। अब कैसे विटामिन ए हमारे आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसको समझिएगा। खोज किसने किया, मैकुलन साहब ने। हमारी आंखों में क्या होते हैं, दो सेल होते हैं। एक सेल होता है आपका कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका। देखिए जो आप लाइट, अभी आपके रूम में लाइट जल रहा है तो आप चीजों को देख पा रहे होंगे, आपके पास बेड होगा, कॉपी होंगे, पेन होंगे, दरवाजे होंगे, कपड़े, वो सारे देख पा रहे कब, जब आपके रूम में लाइट जल रहा है। ठीक है, तो लाइट जलने के दौरान यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सीन कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यू सीन एनी ऑब्जेक्ट, तो उसके पीछे कौन सी, ठीक है ना, बिहाइंड दिस कौन सी कोशिका, विच कोशिका हेल्प्स, तो आप बोलोगे कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका काम कर रही होती है। ठीक है ना, आपके आंखों में दो सेल होता है जिसमें एक होता है कोन सेल शंकु कोशिका, जो क्या कर रहा होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लाइट में, सूर्य के प्रकाश में या फिर बल्ब या ट्यूबलाइट के दौरान जलते दौरान आप देख पाते हैं, उसमें कोन सेल हेल्प करता है। ठीक है ना, आप कलर में आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये ग्रीन कलर है, व्हाइट कलर है, इसमें भी आपका कोन सेल ही मदद करती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि एक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन, तो याद रखिएगा ऑप्सिन प्रोटीन, जो क्या करता है कोन सेल को रेगुलेट करता है। तो ये ऑप्सिन प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है लाइट में। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, यानी लाइट जल रहा है तब आपको, अब देखिए लाइट अगर ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, तो लाइट ऑफ करने का मतलब क्या हो गया, रूम अंधेरा हो गया। रूम अंधेरा होने के बावजूद भी आपको कुछ कुछ चीजें तो दिख रही होती, जैसे कि बेड, इतना बड़ा सा बेड होता है लेकिन फिर भी अंधेरे होने के बावजूद भी दिखा आपको। लेकिन वही चीज मैं बोल दूं, जब लाइट जल रहा था तो आपके जो रूम में नीचे एक सुई गिरी हुई थी या कोई कलम गिरा हुआ था, वो आप देख पा रहे थे, लेकिन लाइट ऑफ होने के बाद उस सुई को या फिर उस पेन का कवर आपको नहीं दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो अंधेरे में भी आपने क्या हुआ, उस बेड को देख लिया। ठीक है, हाँ, उस बेड को देख लिया, या फिर आप में से दो लोग थे, एक ने उस पेन के कवर को देख पा रहे थे उस अंधेरे में भी, लेकिन एक नहीं देख पा रहा था। उसके पीछे के रीजन को समझिएगा। तो अभी ये चीज समझ गए कि कौन सेल यानी कि शंकु कोशिका क्या हुआ, ये वो कोशिका होती है जो हमारी आंखों में पाई जाती है, जो क्या करती है, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखने में मदद करती है, या कलर के आइडेंटिफिकेशन में, कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। एक प्रोटीन होता है ऑप्सिन प्रोटीन, जो कौन सेल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इस सेल को रेगुलेट करने के पीछे कौन सा प्रोटीन होता है, ऑप्सिन प्रोटीन। अब आइए दूसरे सेल की बात करें तो रॉड सेल। रॉड सेल यानी कि स्लाका कोशिका। देखिए ये भी हमारे आंखों में प्रेजेंट होता है। अब ये कोशिका क्या करते हैं, जो आपने कहा कि अंधेरे में आपको वो बेड दिख रहा था, वो क्यों दिख रहा था, इसी कोशिका आपको हेल्प कर रही थी। अगर ये कोशिका अगर वेल फंक्शन में ना हो, क्रियात्मक ना हो, ठीक है ना, फंक्शनली अगर वर्क ना कर पा रहे हो, तो आप यकीन मानिए आप उस बेड को नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया कि जब लाइट के प्रेजेंस में कौन सेल, और जब अंधेरे में वस्तु को देख पा रहे हैं तो रॉड सेल। तो इस रॉड सेल को जो रेगुलेट करता है कौन सी प्रोटीन, तो रोडोप्सिन प्रोटीन। ठीक है ना, कौन सी प्रोटीन वर्क करता है, रोडोप्सिन प्रोटीन। ठीक है ना, इट मीन्स अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा, जो आपके उल्लू होते हैं वो क्या होता है, आप देखते हैं रात में वो उनको सारी चीजें दिख रही होती है, यानी कि उल्लू में रोडोप्सिन प्रोटीन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली हम ह्यूमन बींग्स के। ठीक है ना, तो हम लोगों के आंखों में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है, ऑप्शन, क्योंकि हम लोग लाइट की उपस्थिति में चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन उल्लू क्या होता है, यही जस्ट अपोजिट, रात में उनको ज्यादा दिखाई पड़ता है। रीजन क्या है कि उनके पास रोडोप्सिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो अब इसका विटामिन ए से क्या लेना देना है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगर विटामिन ए कम हो जाए, तो आपके साथ हमने बोला था दो लड़के हैं, एक को वो पेन का कवर दिख रहा था अंधेरे में भी और एक को नहीं दिख पा रहा था। तो जिसको नहीं दिख पा रहा था उसके अंदर क्या हुआ, विटामिन ए की कमी हो गई। ठीक है ना, अब विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या हुआ, ऑप्सिन प्रोटीन जो रोडोप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाया।
अगर आपने विटामिन ए की कमी हो गई है तो देखिए ये जो ऑप्सिन प्रोटीन है, ये ऑप्सिन प्रोटीन क्या किया, कौन सेल को रेगुलेट किया। कौन सेल क्या कर रहा है, कौन सेल को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि आप लाइट की उपस्थिति में इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं। लाइट कम करेंगे तो कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिख पाता। हाँ, तो उसके लिए पीछे रीजन क्या है ना कि उसके बॉडी में जो ऑप्सिन प्रोटीन है, सॉरी, जो उसके बॉडी में जो रोडोप्सिन प्रोटीन है वो काफ़ी कम है, या फिर समझिए नेग्लिजिबल हो गई है। क्योंकि ये रोडोप्सिन प्रोटीन ये क्या करता है, इस रोड सेल को रेगुलेट करता है, और ये रोड सेल क्या करता है, आपको अंधेरे में देखने में मदद करता है। तो विटामिन ए इसलिए हमें लेना चाहिए क्योंकि क्या करता है, जो आपके आंखों में जो ये कौन सेल है उसको जो रेगुलेट करने वाला जो ऑप्सिन प्रोटीन है, इस विटामिन ए के हेल्प से ये ऑप्सिन प्रोटीन को ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है रोडोप्सिन प्रोटीन में, ठीक है ना। तो जिससे आप अंधेरे में भी वस्तुओं को देख पाए, तो वो जो दूसरा बंदा नहीं देख पा रहा था उस पेन के कवर को, तो वो क्या करेगा, विटामिन ए को इनटेक करेगा, सेवन करेगा, जिससे उसके जो ऑप्सिन प्रोटीन है उसको वो विटामिन ए क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, रोडोप्सिन प्रोटीन में, जिससे वो अब पेन का कवर देख पाएगा, ठीक है ना। तो अंधेरे में अगर कोई भी चीजें अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, अंधेरे में वस्तुओं का अगर हमें नहीं दिखाई देना हो रहा है, इट मीन्स हमें कौन सी बीमारी हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। तो रतौंधी का मतलब समझ में आया कैसे काम हो रहा है। रतौंधी हम याद तो करते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये होता है कि हमारी आंखों में दो सेल्स होते हैं, कौन सेल और रॉड सेल। कौन सेल जो लाइट प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं, लेकिन जब हम अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख पा रहे तो रतौंधी हो रहा है, यानी कि रॉड सेल, जिसको रेगुलेट करने वाला कौन सी प्रोटीन है, रोडोप्सिन प्रोटीन, यानी कि मेन आपके बॉडी में रोडोप्सिन प्रोटीन की कमी हो गई, इसलिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है विटामिन ए का इंटेक करें। और वो विटामिन ए क्या करता है, जो ऑप्सिन प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है रोडोप्सिन प्रोटीन, जिससे आप अंधेरे में भी वस्तुओं को देखने काबिल हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सारी वही चीज़ें मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है। तो नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते समझ में आ गया, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है। कैसे हो जाती है आपको समझ में आ गया। देखिए विटामिन ए जो आपका हेल्प और क्या जो उसका काम है, विटामिन ए हेल्प करता है WBC के फॉर्मेशन में, यानी कि वाइट ब्लड सेल। एक जब हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड और हार्ट पढ़ा रहे होंगे तो उसमें आपको ब्लड में पढ़ाएंगे जो सेल उसकी कोशिका होती है, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल और एक होता है RBC और एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो ये जो WBC होता है ना, आपको इम्यूनिटी यानी कि आपको क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, या कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया उससे फाइट करने के लिए आपकी ये कोशिका ही जिम्मेवार होती है, यानी यही कोशिका हेल्पफुल होता है। एक तरह से सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, बॉडी का सैनिक कहा जाता है। तो इस WBC के फॉर्मेशन में भी विटामिन ए हेल्प करता है, इसलिए विटामिन ए का हम बोल सकते हैं कि ये हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइडर भी है, यानी कि हमें प्रतिरोधक क्षमता को भी ये क्या करते हैं, बढ़ाता है। जैसे कि कोरोना का टाइम में विटामिन ए का सेवन काफ़ी किया जाने लग गया था। आंखों से आंसू आना, ठीक है ना, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आप रोना बंद कर देंगे, चाहे आपके पास कितने भी दुख दर्द हो, लेकिन फिर भी रोना कम हो जाएगा। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपके पास कौन सी डिजीज देखने को मिल सकती है, जेरोथेलेमिया, ठीक है ना। आंखों में मेनली क्या होता है, आपको ड्राइनेस आ जाती है विटामिन ए की कमी से, ठीक है ना। आंखों में कमी, सॉरी, क्या हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, मतलब जो लिक्विड होता है आंखों में वो क्या होता है, सूखने सा लगता है, लाल हो जाती है आंखें। इट मीन्स आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है, डिफिशियंसी हो गई है, डिजीज सॉरी डिफिशियंसी हो गई किसकी, विटामिन ए की, जेरोथेलेमिया डिजीज हो गई है, ड्राइनेस आ रही है। तो इसका सोर्स क्या है विटामिन ए का, तो देखिए कुछ हरे फ्रूट हैं, कुछ नारंगी फ्रूट है और कुछ येलो फ्रूट है। येलो में जैसे पपीता खाइए, मैंगो खाइए, केला जो पीला होते हैं उससे विटामिन से मिलेगा। ऑरेंज यानी कि गाजर खा लीजिए, ठीक है ना। जितने भी नारंगी फल हो गए या नारंगी सब्जी हो गए, और ग्रीन वेजिटेबल हो गए, पालक मेथी वगैरह जितने होते हैं उन सभी से विटामिन ए। एग से, चिकन से, मटन के जो लीवर होते हैं, खास करके याद रखिएगा मटन का जो लीवर होता है ना उसको भी खाने से आपको विटामिन ए की पूर्ति होती है। फिश ऑयल, हरी मिर्च भी खानी चाहिए, आपके विटामिन से आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैंने लास्ट में लिखा, पहले लिखना चाहिए था, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनल, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए रेटिनल कैसे याद रखिएगा, हमने क्या बताया, विटामिन ए का मेन फंक्शन हमारे बॉडी के किस पार्ट से, तो आँख से। आँख में क्या होता है, रेटिना, जहाँ क्या होती है, पूरी इमेजेस बनती है। तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना, रेटिनल, ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। मदर की जो मिल्क होती है उसमें विटामिन ए नहीं पाया जाता, ये पूछा गया सवाल, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया भाई। तो पूरा अपडेटेड कंटेंट एकदम सिस्टमेटिक वे में, इससे अच्छा अब आपको और हम नहीं दे सकते। कोई और दे मुझे नहीं लगता इससे अच्छा देगा, इतना दे दे, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत भी है भाई, ठीक है। यकीन मानिए कल मैं नहीं ले पाया क्योंकि इतना कंटेंट मुझे कलेक्ट करके लिखने में भी, और साथ में आप पता है टेस्ट सीरीज में भी चल रहा काम भाई। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग।
मैं नहीं कहा कि आपके टेस्ट सीरीज से सिलेक्शन, लेकिन आपकी तैयारी में बूस्टअप मिलेगी उसकी। जो खास करके जीके में आपका झारखंड जीके, देखिए इंडियन जीके तो आप हमारा कंटेंट लिए होंगे मास्टर वाला, तो उससे सारा थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज के जितने क्वेश्चन है, और झारखंड जीके का एक्सप्लेनेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। मैं सेल्फ टाइप कर रहा हूँ 20-25 जो मेन क्वेश्चन हो रहे, करेंट अफेयर के भी बहुत चीज़ें मैं उसमें दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन में, जरूर उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो विटामिन ए के बाद अब हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। आज विटामिन डी खत्म करके बचेगा हम लोग को विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन बी, ठीक है ना। वो छोटा सा पार्ट होगा आधा घंटे का, आज हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन विटामिन डी एनी हाउ। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन डी को एक अदर नाम बोला जाता है हार्मोन विटामिन। देखिए ये भी पूछा गया सवाल, इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, बाकी हम लोग पूरा समझते हैं। इसकी खोज किसने की है, तो हॉपकिंस साहब ने की थी। अब किस बॉडी से रिलेटेड है, तो आप सभी को पता है विटामिन डी हड्डी से, यानी कि बोन से। और बोन हड्डी यानी कि क्या, आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम क्या होती है, एक मिनरल है, खनिज है, जो क्या होते हैं हमारे हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, कैल्सीफेरोल इसकी केमिकल नाम है, ठीक है ना, कैल्सीफेरोल, फेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सी कैसे याद रखिएगा, कैल्शियम से। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी किससे रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है, इसलिए कैल्सीफेरोल। विटामिन ए आंखों के लिए, आंखों में क्या होती है, रेटिना, रेटिना से रेटिनोल केमिकल नेम। चीज़ें याद हो गई। अब इसका काम क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम की। जो हमारी हड्डियाँ होती है ना, हड्डियों में जो मिनरल हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी खनिज इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम को क्या करेगा, इस बॉन्ड में एब्जॉर्प्शन करने में जो हेल्प करता है आपका विटामिन डी हेल्प करता है, ठीक है ना। जो हमारे, अब ये कैल्शियम कैसे आपके बॉडी में, आपने खाया, मिनरल्स खाया, तो वो जो आपने खाना खाया डाइजेशन के बाद वो किस में मिलेगा, ब्लड में मिक्स करेगा। अब ब्लड में जैसे ही मिक्स करेगा वो कैल्शियम क्या होगा, आपके हड्डियों तक पहुंच जाएगा। अब ये हड्डियों में इसको क्या करना है, इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। इसलिए विटामिन डी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे हड्डियों में। जब तक ये कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगा आपके बॉडी, सॉरी आपके हड्डी में, तब तक आपका क्या होगा, आपका हड्डियां मजबूत नहीं होगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं, आप कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, इट मीन्स विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी की पूर्ति करनी होगी, कैसे, तो आपको मिल्क, एग, नॉन वेज, सन की लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हड्डियों को क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, ये मैंने बता दिया। सोर्स, तो सोर्स में क्या होता है, देखिए मेन अगर सनलाइट की बात की जाए ना, तो देखिए थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। देखिए जो सनलाइट आ रहा होता है, सूर्य के प्रकाश, उसमें एक किरणें होती है अल्ट्रा वायलेट रे, यानी कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग में फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया। पारावैंगनी किरण हिंदी में कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे होता है। तो ये जब सनलाइट से, जब सनलाइट हमारे स्किन में, ठीक है ना, इस स्किन में सनलाइट आया, उस सनलाइट में क्या था, आपका अल्ट्रावायलेट रे था। हमें पता है इस स्किन के नीचे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना। फैट हमने बताया था, फैट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है। तो एक जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम बोलते हैं डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, उसका नाम जो है डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो जब सनलाइट पड़ा इस हमारे, जब हम धूप में गए 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद ही जाना चाहिए, 12-1 बजे तक रहना चाहिए धूप, वो सही होता है हमारे विटामिन डी कि जो आपको एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब बताते कैसे, सनलाइट पड़ा भाई, ठीक है, सनलाइट में क्या होता है, यूवी रेज होता है, ठीक है। ये यूवी रेज हमारे स्किन में आया। अब होता है क्या है कि जो हमारे स्किन में ये जो विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, कैसे, तो हमारे स्किन में क्या है, डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, उसके नीचे फैट, ये स्किन के नीचे क्या फैट है, फैट क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे स्किन के नीचे, तो डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो जो सनलाइट आया, यानी कि वो सनलाइट के साथ क्या आया, यूवी रे, उस यूवी रेस के साथ क्या होता है, ये डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, या फिर बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रिएक्ट करता है और विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। विटामिन डी में भी कौन सा विटामिन डी, तो विटामिन D3 होता है, वो स्पेसिफिक विटामिन D3 होता है। लेकिन ये विटामिन D3 तो फॉर्मेशन हो गया, अभी देखिए ये फॉर्मेशन करने में हेल्प किया है सनलाइट। सनलाइट में भी कौन सा, यूवी रे, जो हमारे स्किन के डाई कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल से कंबाइन करके क्या किया, विटामिन D3, या बोल सकते हैं विटामिन डी ही बनाया, इतना ही जानिए विटामिन डी बनाया। अब ये विटामिन डी तो बन गया, लेकिन हमारे बॉडी में ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में केवल अभी बना है, कार्य नहीं कर रहा। ये कार्य कब करेगा, जब ये विटामिन डी हमारे ब्लड से मिक्स करेगा, और ब्लड से मिक्स करने के बाद जब ये हमारे किडनी के पास पहुंचता है, ठीक है ना, तब, सॉरी किडनी बोल रहा हूँ, जब ये हमारे लीवर के पास यानी कि यकृत में पहुंचता है, या फिर किडनी भी बोल सकते हैं, दोनों, लीवर और किडनी यानी कि वृक्क में पहुंचता है, तब जाके ये क्या हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, यानी कि ये क्रियात्मक होता है, तब जाके हमारे बॉडी में ये विटामिन डी काम करना स्टार्ट होता है। तो जो सोर्स सनलाइट बोला जाता है, तो सनलाइट से डायरेक्ट हमें विटामिन डी नहीं मिलता, ये याद रखिएगा, ये मिसकंसेप्शन है दोस्त, ठीक है ना। सनलाइट आया, साथ में उसमें क्या आया, यूवी रेज आया, तो ये स्किन के नीचे क्या होता है, डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से कंबाइन करता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। विटामिन डी में भी कौन सा, विटामिन D3, और ये विटामिन D3 अभी फंक्शनल नहीं है, ये जब हमारे लीवर और यकृत यानी कि वृक्क में जाएगा, किडनी में जाएगा, तब जाके ये फंक्शनल होता है।
अब इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो रिकेट्स हो जाते हैं बच्चों में, यानी कि हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। बॉल एग यानी कि धनुषाकार पैर हो जाता है, धनुष के आकार इस तरह से पैर मुड़ जाते हैं, जो एंकल है ना एड़ी इस तरह से मुड़ जाती है पूरी। और एक होता है नॉक नी, यानी कि दोनों घुटनों का एक साथ अटैच हो जाना, चिपक जाना, उसे कहते हैं नॉक नी। ये तीनों बीमारी आपके बच्चे में होते हैं। तो चाइल्ड जो डिजीज है विटामिन डी की कमी से याद रखिएगा, बोल एग, नॉक नी और रिकेट्स। और विटामिन डी की कमी से जो बड़े में जो देखने को मिलता है ऑस्टियोमेलेशिया, यानी कि अडल्ट में रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है या रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, बैंडिंग ऑफ बैकबोन। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, अडल्ट में हड्डियों में छेद हो जाते हैं, ठीक है ना, हड्डियों में छेद हो जाना। तो ये ज़्यादा मतलब कि ऐसा ये नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है ना, जो बच्चों में होता है। आगे आगे नहीं, विटामिन ई को यहीं रहने दीजिए। अब हम लोग विटामिन ई कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।